नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 12 एनसीईआरटी का हमारा दूसरा लेसन है राजा किसान नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक को हम जान रहे थे। ये दूसरे जो लेसन है उसका दूसरा पार्ट है। एक भाग मैंने पहले अपलोड कर दिया है, वो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप जरूर देखें। उसमें हमने उपमहाद्वीप का विस्तार किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से उपमहाद्वीप में नए परिवर्तन आए, कौन कौन सा विकास हुआ, उसके बाद में हमने चाणक्य के अर्थशास्त्र, इंडिका, प्रभावती गुप्त के बारे में, भूमि दान देने वालों के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने उस पार्ट में डिस्कस की थी। ये जो पार्ट है यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 100% परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो फैक्ट आएंगे वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ। ध्यान से देखना आपको कि मौर्य साम्राज्य का उदय की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। इसका संस्थापक, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये एनसीईआरटी में 321 ईस्वी पूर्व की बात बताई जा रही है कि मगध का शासक था, अंतिम शासक था। कौन था? धनानंद। इसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौन था? विष्णुगुप्त कौटिल्य या चाणक्य इसका प्रधानमंत्री था, इसका गुरु था। इसी के आशीर्वाद से मगध का जो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, इसको ये पराजित करता है। कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसको पराजित करने के बाद में मौर्य साम्राज्य की ये नींव रख देता है। काफी इन्होंने युद्ध भी किए। अगर हम डिटेल से ऐसे जानेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य पर ही काफी समय चले जाएगा। बात कर रहा हूं मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से आपका सिलेबस है उसी के हिसाब से हम जानेंगे। यहां सिर्फ इतनी सी चीज दी गई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य था, वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। 321 ईस्वी पूर्व की यह बात थी। इसका साम्राज्य वो पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। किसका साम्राज्य? चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद यहां हमें पढ़ना है सम्राट अशोक। जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे मैं आपको क्लियर करता चलूंगा दोस्तों। सम्राट अशोक के बारे में आप क्या पढ़ोगे तो अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध शासक माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि कलिंग पर विजय प्राप्त की उसने, और अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश है वो पत्थरों पर लिखवाए, जिसे हम अभिलेख कहते हैं। पहले पार्ट में हमने जाना था, पत्थरों पर लिखवाए, स्तंभों पर लिखवाए। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से किसका प्रचार? धम्म का प्रचार किया। बहुत ही ध्यान से आपको देखना है कि धम्म से, अशोक की उपलब्धियों से यहां से क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अशोक ने पत्थर, धातु, मिट्टी पर उन्होंने लेख लिखवाए, उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। और उसने, किसने? अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार किया, धम्म महामंत्र की नियुक्ति की। ये अशोक का धम्म क्या है, इसके बारे में हमें जानना होगा। तो अशोक के धम्म की विशेषता की बात आए या सिद्धांत की बात आए तो क्या लिखोगे कि अशोक के धम्म और सिद्धांत थे बहुत ही साधारण थे, सार्वभौमिक थे, पूरी जनता के समझ में आने वाले थे। उसके अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस लोक में नहीं बल्कि परलोक में भी आसानी से सरल बनाया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने कलिंग विजय के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। उसने रणघोष का त्याग कर दिया था और धर्मघोष को उन्होंने अपना लिया था। किसने? शासक था अशोक। कलिंग विजय के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, युद्ध करना, मारकाट करने उन्होंने छोड़ दिया था। प्रारंभ में वो बहुत ही क्रूर था, बहुत ही क्रूर था। इसके लिए उसने चंडोशोक की उपाधि उसको दी। देखने में सुंदर था, प्रियदर्शी की उपाधि थी। देवताओं में वो सर्वश्रेष्ठ अपने आप को बताता था, देवनाम प्रिय की उपाधि दी। उनके बारे में हम जानेंगे।
बात कर रहा था कि कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और धर्म का प्रचार प्रसार किया। बाद में बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जो अशोक का धर्म था, ये जो सिद्धांत थे, ये क्या कहलाए, ये अशोक का धर्म कहलाया और इस धर्म के निम्नलिखित सिद्धांत थे। अब इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि अशोक के धर्म के कौन कौन से सिद्धांत थे। तो क्या आप लिखोगे, पहला आपको लिखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बड़ों के प्रति आदर करना। दूसरा, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता। तो बड़ों के प्रति आदर क्या लिख दोगे, बड़ों के प्रति आदर। दूसरा है ब्राह्मणों और सन्यासियों का सम्मान। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे हो गए, बड़ों के प्रति आदर करना, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता अपनाना। अशोक के धर्म में स्त्री धर्मों का आदर किया जाता था। ध्यान से देखें, स्त्री, पहले पार्ट में हमने जाना था कि बौद्ध धर्म में प्रजा की स्थिति काफी बुरी थी, लेकिन इस धर्म में स्त्रियों की स्थिति में सुधार का प्रयास किया गया। नेक्स्ट आप देखें कि सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार, सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार। उसके बाद में इसमें अहिंसा, सत्य पर भी बल दिया गया। यह हम धर्म की विशेषता देख रहे हैं। सादा जीवन पर इसमें बल दिया गया। क्रोध, उग्रता, ईर्ष्या का इसमें त्याग किया गया। और अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र की भी नियुक्ति की गई थी। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों कि अशोक की उपाधियां कौन कौन सी थी, आपको 2-3 याद रखनी है। एक तो महत्वपूर्ण है देव नाम प्रिय, और दूसरा कौन सा है, प्रियदर्शी। एक तो हो गया देव नाम प्रिय और दूसरा हमारा हो गया प्रियदर्शी। ठीक है, ये 2 उपाधि तो आपको याद रखनी है। तो देवनाम प्रिय देवताओं में प्रिय और प्रियदर्शी है देखने में सुंदर। फिर अशोक के अभिलेखों की लिपि की मैं बात करूं तो 4 लिपि में अशोक के अभिलेख लिखे गए थे। 4 कौन कौन सी लिपि थी, तो ब्राह्मी, दूसरी है खरोष्टी, ब्राह्मी खरोष्टी, तीसरी है ग्रीक और चौथी है अरमाइक। चौथी कौन सी है, अरमाइक। देखो 4 लिपि थी, कौन कौन से, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। कौन कौन सी थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। अब ब्राह्मी में अशोक के सर्वाधिक अभिलेख लिखे गए और सबसे कम वो अरमाइक में लिखे गए। ठीक है साथियों, अब देखो 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त था। अब अशोक की लिपि को, ब्राह्मी खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा, 1830 में। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने, ये नाम आपको याद रख लेना है, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, कब पढ़ा, 1830 में। उसके बाद आप देखें कि मेगास्थनीज के अनुसार सेना के संसाधन के लिए उप समितियां थी। समितियां और उप समितियों के अलग अलग कार्य रखे गए थे। तो वो आप देखें कि मेगास्थनीज ने सेना के संचालन के लिए एक मुख्य समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है मेगास्थनीज ने। इनके अनुसार इनका अलग अलग कार्य है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्या क्या कार्य है। तो पहली उप संपत्ति का कार्य था नौसेना का संचालन करना। क्या था, नौसेना का संचालन करना। दूसरी का कार्य था पैदल सेना का संचालन करना। तीसरी का कार्य था घुड़ सेना का संचालन करना। चौथी का रथ सेना का संचालन करना। 5वें उप समिति का कार्य हाथी सेना का संचालन करना। और 6ठे उप समिति का कार्य था खान पान और यातायात की व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। साथियों, हमने इन 6 उप समितियों के कार्य देखे। जो मुख्य समिति थी उसका कार्य क्या था, तो हथियारों को ढोने का काम है वो मुख्य समिति का था। ठीक है, हथियारों को ढोने का काम था वो किसका था, वो मुख्य समितियों का था। मेगास्थनीज ने बताया कि एक समिति 6 उप समिति उस समय कार्य करती थी। तो किस किस का कौन सा कार्य था ये हमने देख लिया।
अब देखो मौर्य काल में कृषि उपज बढ़ाने के लिए किसानों के उपाय किस प्रकार से किसानों ने उपाय किए, क्या क्या किया जिससे कृषि की पैदावार वो बढ़ सके। तो मौर्य काल के लोगों का मुख्य कार्य था वो कृषि था और किसानों को राज्य का संरक्षण भी प्राप्त था। उस समय देखा था हमने कि भूमि दान भी दी जाती थी, तो युद्ध के समय भी कृषकों को हानि नहीं पहुंचाई जाती थी, इस चीज का ध्यान रखा जाता था। कृषि उपज बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाए जाते थे, जैसे हल का प्रयोग किया जाता था कि सही व्यवस्थित कृषि हो सके, इसके लिए खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। तो देखो कृषि में वृद्धि करने के लिए हल का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। हल का प्रयोग वो गंगा कावेरी नदी के किनारे शुरू किया गया। सिंचाई के साधन की मैं बात करूं तो देखो साधन इसमें किस प्रकार से बढ़ेंगे, तो देखो एक तो सही टेक्निक से हमें कृषि करनी होगी, तो मतलब कि हल का प्रयोग, फिर इसमें जब बारिश वगैरह की कमी हो तो क्या करते हैं, सिंचाई का प्रयोग। इसी के कारण तो ये कृषि क्षेत्र में बढ़ेंगे, है ना, कृषि की उपज बढ़ेगी। सिंचाई के साधनों का इसमें डेवलप किया गया, तो क्या होता है कि उपज बढ़ाने के लिए एक और अच्छा तरीका सिंचाई के साधनों का प्रयोग करना भी था। इसमें कुएं, तालाबों, नहरों के माध्यम से किसानों ने सिंचाई करना शुरू कर दिया था। लोहे के हल का प्रयोग भी किया गया, जहां जमीन कठोर होती थी, पहाड़ी क्षेत्र होता था, वहां पर लोहे का प्रयोग किया गया। जैसे जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती थी वहां जमीन कठोर हो गई थी और कठोर जमीन को जोतने के लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग शुरू किया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में कुदाल का प्रयोग किया गया। ध्यान दें आपको कि जो पर्वतीय क्षेत्र थे ज्यादा कठोर थे, पर पहाड़ी इलाका था, कुदाल का प्रयोग किया गया। भारत के पूर्वी व मध्यम भाग में पर्वतीय भूमि है और इसमें हल का प्रयोग नहीं किया जाता था, तो हल का प्रयोग मैदानी क्षेत्रों में किया गया और यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में कुदाल का प्रयोग किया गया। मैदानी क्षेत्रों में किसका प्रयोग किया गया दोस्तों, हल का प्रयोग, और पर्वतीय क्षेत्रों में किसका प्रयोग किया गया, कुदाल का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें कुछ पुस्तकें और उसके लेखक को याद रखना है, तो कौन सी है, पहले हमें याद रखनी है अर्थशास्त्र, इंडिका, इसका लेखक चाणक्य या कौटिल्य, समझ गए। इसका मेगास्थनीज और अष्टधाय का पाणिनि। क्या होगा, अष्टधाय का पाणिनि। अष्टचरित पुस्तक, लेखक कौन था, बाणभट्ट। अब यहां से आपको देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं कि यह हमें पुस्तक है, इसके राइटर आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। अब अशोक पहला सम्राट था जिसने प्राकृतिक पत्थरों पर अभिलेख खुदवाए। अशोक के अधिकांश अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में थे। ठीक है साथियों, अब एक चीज और आप ध्यान रखें, जैसे छोटे छोटे प्रश्न हम ऐसे क्लियर करते चलेंगे कि आपका ये होगा पेरिपल्स। ध्यान रखना, क्या नाम है, पेरिपल्स। ये कौन सी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होगा, समुद्री यात्रा। किसकी बात कर रहा हूं, पेरिपल्स का। उसके बाद में एरिथ्रियन, ये दो शब्द आपको ध्यान रखना है। लाल सागर, यूनानी भाषा का ये शब्द है, इसका अर्थ क्या है, लाल सागर। दोनों थोड़े से आपको याद रख लेने हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ महत्वपूर्ण चीज एक आती है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। ध्यान से आपको देखना है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता है वो हरिसेन थे। इस चीज को ध्यान में रखना है। प्रयाग प्रशस्ति लेखक कौन था, हरिसेन। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लेखक था हरिसेन। और जो गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के ये राजकवि थे दोस्तों। इस प्रशस्ति में हमें समुद्रगुप्त के जीवन परिचय, उसका जीवन में विजय रथ, विजय कहाँ कहाँ किस प्रकार से की, व्यक्तित्व गुण, सम्राट की प्रशंसा का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को परमात्मा पुरुष, इंद्र व यम के समान बताया गया है। किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने लिखी थी, समुद्रगुप्त की इसमें बढ़ाइयाँ हैं।
ठीक है। हरिसेन के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर समुद्रगुप्त का सामना करने वाला कोई नहीं था। पूरी पृथ्वी पर ही समुद्रगुप्त को गायों का दाता भी कहा जाता है। अब गुप्त वंश देखो, हमने थोड़ा सा मौर्य वंश के बारे में जाना, तो गुप्त वंश को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं वो चीज आप देखें। तो गुप्त वंश को जानने के लिए साहित्य, सिक्के, अभिलेख और हरिसेन के लिखित प्रयाग प्रशस्ति। हम गुप्त साम्राज्य का इतिहास कैसे जानेंगे कि उस समय के हम साहित्य देखेंगे, सिक्के देखेंगे, अभिलेख देखेंगे, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति देखेंगे और जातक ग्रंथों में राजा और प्रजा के संबंधों की जानकारी भी उस समय की मिलती है। साथियों, अब आपको याद रखना है राजगाह, ये चीज आपको याद रखना है, राजगाह है। तो राजगाह क्या होता है? राजाओं का घर। क्या होता है? राजाओं का घर। समझ रहे हो आप? छोटा क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि राजगाह क्या है, तो राजाओं का घर। उसके बाद में मनुस्मृति, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मनुस्मृति हमारे 2 के पाठ में ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। तो प्रारंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है ये मनुस्मृति, और इसकी रचना 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच, 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी के बीच संस्कृत भाषा में मनुस्मृति की रचना हुई थी। उसके बाद में हमने अभिलेख देखा। अभिलेखों के बाद में एक महत्वपूर्ण है अभिलेख शास्त्र। तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। ये चीज जितना अभिलेख महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है अभिलेख शास्त्र। ठीक है, ये देखें अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। ओलिगार्की किसे कहा जाता है? समूह शासन जिसको कहते हैं। तो जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है उसे ओलिगार्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलिगार्की। सत्ता है वो पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, उसे ओलिगार्की कहा जाता है। प्रशस्ति किसे कहते हैं? तो राजा की प्रशंसा में लिखना वो प्रशस्ति होती है। प्रशस्ति क्या होती है? जो राजा के प्रशंसा में लिखी जाती है वो प्रशस्ति होती है। इन चीजों को ध्यान रखना आपको। फिर हम देखेंगे कि सरदार और सरदारी। सरदार और सरदारी ये क्या चीज है? तो सरदार एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, ऐसे भी बना देते थे। उसके समर्थक उसके वंश के लोग होते थे। सरदार एक विशेष अनुष्ठान का कार्य करता था। युद्ध के समय सेना का वो नेतृत्व भी करता था। लोगों के विवाद भी वो सरदार सुलझाता था। अपने अधीन लोगों से वो भेंट भी लेता था और अपने समर्थकों में वो बांट भी दिया करता था। और सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना व अधिकारी नहीं होते थे। जो सरदारी थे इसमें स्थायी सेना और अधिकारी नहीं हुआ करती थी। छोटी सी चीज़ों को आपका छोटी छोटी चीज़ हैं ये, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अशोक के दम की मैं बात करूं साथियों, तो अशोक ने नैतिक नियमों को जनता तक पहुंचाने के लिए जो प्रसार किया वही अशोक का दम कहलाया। अशोक का दम क्या है कि अशोक ने क्या किया? नैतिक नियमों को, अशोक ने जो नैतिक नियम होते हैं उनका प्रसार किया, उनको जनता तक पहुंचाया। यही क्या है? अशोक का दम कहलाया। उसके बाद में अग्रहार, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहते हैं। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अग्रहार, अग्रहार, अग्रहार क्या है? ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता है। उसके बाद में महत्वपूर्ण है सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील है, गुजरात में है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल था पुष्यगुप्त ने करवाया था, लेकिन शक शासक रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। प्रश्न अजय पुनर्निर्माण, तो शक शासक रुद्रदामन, पुनर्निर्माण किसने करवाया? शक शासक रुद्रदामन। निर्माण किसने इसका करवाया शुरुआत से? तो हमारा उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था पुष्यगुप्त, इसने इसका निर्माण करवाया था। अब और थोड़ी सी चीज मैं आपको बताऊं इससे संबंधित है कि सातवाहन राजा अपने नाम से पहले, इसी टॉपिक में कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं वो मैं आपको बताऊं कि सातवाहन राजा अपने नाम से पहले अपनी मम्मी का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी। प्रश्न छोटा सा पूछ लिया जाए कि कौन सा वंश था जो अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाता था? तो सातवाहन वंश। ठीक है, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी। कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे। वह कौन सा वंश था जो अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाता था? कौन सा था?
कुषाण शासक। चीनी शासकों से प्रेरित ये थे क्योंकि चीनी शासक अपने नाम के आगे सौरभ पुत्र लगाते थे। ठीक है। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजा कनिष्क ने प्रथम शताब्दी में जारी किए थे। प्रश्न सीधा सा पूछ लिया जाता है कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम किस शासक ने चालू किए, तो कुषाण शासक कनिष्क ने प्रथम शताब्दी में चालू किए थे। सोने के भव्य सिक्के काफी मात्रा में गुप्त सम्राटों ने जारी किए थे। सोने के भव्य सिक्कों की बात करें, काफी मात्रा की हम बात करें तो गुप्त सम्राटों ने जारी किए थे। शुरुआत की हम बात करें किसने जारी किए थे, तो कनिष्क ने जारी किए थे, जो कुषाण शासक था। अब देखो, शासकों की प्रतिमा के साथ सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। अब शासकों की प्रतिमा है वो नाम के साथ, शासकों की प्रतिमा भी नाम के साथ में जुड़ गई थी, वो हिंद शासक थे। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में सिक्कों पर क्या लिखा होता है, अशोक नाम नहीं लिखा होता है, प्रियदर्शी लिखा नाम मिलता है। तो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक के अधिकांश अभिलेखों में अशोक का क्या नाम मिलता है, तो प्रियदर्शी मिलता है। ध्यान रखें, अशोक नहीं मिलता, प्रियदर्शी मिलता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे पहले चांदी और आहत सिक्के का प्रयोग किया गया था। तो चांदी और आहत सिक्के का प्रयोग कब किया गया, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। अब मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्रों की मैं बात करूं तो राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी और तौशाली। कौन कौन से थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तौशाली। अब पाटलिपुत्र ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और तक्षशिला ये प्रांतीय केंद्र था उस समय। उज्जैनी ये भी एक प्रांतीय केंद्र था, तौशाली भी प्रांतीय केंद्र था। पांचवा सवर्णगिरी था, सवर्णगिरी भी एक प्रांतीय केंद्र था। उस समय नगरों की विशेषता किस प्रकार की थी वो आपको देखो जानना बहुत जरूरी है। तो अधिकांश नगर है वो महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे वो बसे हुए थे, ये चीज आपको लिखनी होगी। जिन अभिलेखों पर तिथि खुदी हुई नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर भी किया जा सकता है। नगरों के बाद हम बात करें तो देखो, जिन अभिलेखों पर तिथि वगैरह नहीं लिखी गई तो उसका निर्धारण किस प्रकार से हम करें, तो पूरा लिपि लेखन शैली के आधार पर भी हम कर सकते हैं। फिर समुद्रगुप्त का चरित्र एवं व्यक्तित्व पढ़ेंगे। उससे पहले मौर्य साम्राज्य के महत्व को थोड़ा सा हम जान लें। तो मौर्य सम्राटों के अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से ये भिन्न थे और इस समय के भवन निर्माण, मूर्तिकला आदि महत्वपूर्ण उन्नति हुई थी। उस समय 20वीं सदी में राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक की उपलब्धियों से प्रभावित होकर उनको प्रेरणा स्रोत भी मानते थे। अब देखो, समुद्रगुप्त का चरित्र एवं व्यक्तित्व है। तो समुद्रगुप्त प्राचीन भारत का एक महान सम्राट था दोस्तों। इसकी विशेषता, समुद्रगुप्त की विशेषता कौन कौन सी हैं, तो समुद्रगुप्त की विशेषताओं को हम जान रहे थे। तो पहला तो गुण संपन्न व्यक्ति था, सर्वगुण संपन्न वो व्यक्ति था। कैसा था वो, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति था। कौन था, समुद्रगुप्त था। और ये एक वीर योद्धा था, महान विजेता था, दानशील था, कुशल सेनापति था और अनेक गुणों व शुभ कार्यों में संपन्न वो था। ठीक है, अन्य राजाओं के यश को वो मिटा दिया था। ये चीज़ें, योग्य शासक था, कुशल राजनीतिज्ञ था, साहित्य का संरक्षक था, कला का संरक्षक था, धर्म सहिष्णु था। ये चीज़ें इसके बारे में आपको लिख देना। लास्ट हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे दोस्तों। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण आप लिखोगे कि यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक के अस्तित्व में रहा, लगभग 185 ईस्वी पूर्व 321 ईस्वी पूर्व से चलकर 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य सम्राट तो चंद्रगुप्त था, उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 385 ईस्वी में इसका ईस्वी पूर्व में पतन हो जाता है। मौर्य साम्राज्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं फैल पाया। मौर्य साम्राज्य का राज्यों पर नियंत्रण भी एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कुछ हमने इसकी महत्वपूर्ण चीज़ देखी, जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन आंसर की जो श्रृंखला आएगी, जो चीज़ रह भी गई है वो इसमें हम कवर करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा जो व्लॉग चैनल है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।